हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल के बारे में, यानी केक के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्योंकि अभी ये चर्चे में रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आपके जो पीएससी का सिलेबस है या आप वनडे एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी यहाँ से प्रश्न रहते हैं। इस चीजों में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसका पृष्ठभूमि यानी इतिहास को थोड़ा समझेंगे। इसके बाद देखेंगे केक की संरचना कैसी होती है। इसके बाद इनकी नियुक्ति, कार्यकाल और पद मुक्ति। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कार्य एवं शक्तियां और केक की वर्तमान विवाद क्या रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए दोस्तों तो इस अभी वर्तमान में तो केक के पद पर सबसे पहले कौन आसीन है, तो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वही अभी केक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो सभी को पता होगा कि इनको नियुक्त कौन करता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये पद हमारे संविधान में कैसे आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों तो आपको अंग्रेजों के काल से ही देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको पता होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और यही प्लासी के युद्ध से कहा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी भारत में। लेकिन वास्तविक जो था युद्ध बोला जाता है जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्योंकि आपको पता हो कि प्लासी के युद्ध जो है षड्यंत्र के द्वारा जीता गया युद्ध था, जबकि बक्सर का जो युद्ध होता है वो निर्णायक युद्ध होता है, जिससे अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर कायम होती है इंडिया में। आपको पता होगा कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर के युद्ध हुआ उसके जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद संधि के तहत देखा जाए तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था। दीवानी अधिकार आप लोग समझते होंगे दोस्तों कि फौजदारी अधिकार हो गया, दीवानी अधिकार ये न्यायिक प्रक्रिया से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। दीवानी अधिकार में होता है कि पैसों से संबंधित, राजस्व से संबंधित, लेन देन से संबंधित वो चीजों को शामिल किया जाता है, यानी कि पैसे से संबंधित सारे अधिकार इनको मिले गए। तो आपको पता होगा कि 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि होती है यहाँ से इनको मिलता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है कि आप जो होता है कि अंग्रेजों के द्वारा इतना शोषण कर दिया गया, इतना शोषण किया गया कि एक बहुत बड़ा भयानक विद्रोह होता है। ये सभी कोई जानते होंगे। इसके 100 साल बाद 1757 में देखिए तो 100 साल अगर ऐड कर देंगे तो 1857 की क्रांति आप लोग सभी कोई परिचित होंगे। तो ये 100 साल के कहा जाता है कि शोषण का परिणाम भी था 1857 की क्रांति। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारी चीजें जो थी जो समाज में अव्याप्त बर्बरता इतना फैल गई थी कि लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो गया था और एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया था। ये आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। अब क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद आप लोग जानते होंगे कि 1858 इसमें रानी विक्टोरिया आती है और यहाँ पर एक सम्मेलन होता है जो इलाहाबाद सम्मेलन आप लोग जानते होंगे। 1858 में ही कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में शासन कर रही थी, अपना व्यापार कर रही थी, व्यापार के माध्यम से वो साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके अब जो अंग्रेज थे वो सत्ता अपने अंदर ले लिया। अब यहीं पर शुरुआत होती है आपका कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का पोस्ट। लेकिन उस समय सिर्फ महालेखा परीक्षक होता था। ये नियंत्रण देखे दोस्तों तो बाद में 1866 में इसको जोड़ा गया है। 1858 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने अपने सत्ता स्थापित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे उसको छीन करके अपने अंदर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी आप याद रखिएगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये तीनों जगह पर जो इस समय कौन थे वायसराय, आपको पता होगा उस समय वायसराय गवर्नर जनरल हो गए थे, वो आपका हो गए थे कैनिंग। कैनिंग जो थे दोस्तों वो उस समय के वायसराय थे। और वायसराय को अगर देखा जाए तो उस समय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का जो पोस्ट होता है वहां पर सारे आय व्यय से निगरानी करने के लिए एक पद को दिया गया। यानी कि देखें तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीनों जगह के आय और व्यय से संबंधित आंकड़ा को देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने, आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे, ये जो थे जो मुख्य भूमिका पर थे, यहाँ के वायसराय थे, गवर्नर थे।
यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो कैनिंग होता है, तो कैनिंग ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीनों जगह पर अपॉइंटमेंट करते हैं किसको, तो आपको महालेखा परीक्षक के पोस्ट को अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि वहां के आय व्यय से संबंधित चीजों को जांच करने के लिए। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कंट्रोलर एडिटर जनरल जो होता है दोस्तों, तो आप कंट्रोलर को हम बता रहे हैं कि 1866 में इसको जोड़ा गया है। तो अभी आप सिर्फ इतना को समझिएगा, महालेखा परीक्षक यानी महालेखा जो होता था, तो महालेखा के पोस्ट का सृजन किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। कब किया दोस्तों, तो 1858 ईस्वी में किया। वो 3 लोगों को अपॉइंट किया था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, और तीनों जगह के जो आय और व्यय से संबंधित पद को देखने के लिए एक व्यक्ति को नामित किया गया और उस व्यक्ति का नाम था एडमंड ड्रम। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं एडमंड ड्रम। एडमंड ड्रम जो थे, इसको अपॉइंटमेंट कब किया गया था, 1860 ईस्वी में। ये 3 जो प्रेसिडेंटी थी, तीनों जगहों को लेखा देखा देखने के लिए इनका नियुक्ति हुआ। ये पद सृजित कब हुआ, तो पूछा जाता है कंट्रोलर एडिटर जनरल जो था यानी कि महालेखा परीक्षक का जो पद था, ये कब शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1858 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और इसमें इसकी जो नियुक्ति हुई थी इस पद पर, तो 1860 ईस्वी में नियुक्ति हुआ था, एडमंड ड्रम की नियुक्ति हुआ था। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा दोस्तों। 1860 में नियुक्ति होने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों कि इसमें 1866 में इस पद का नाम जो है जोड़ करके कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल कर दिया गया। यानी कि पहले इसमें नियंत्रण शब्द नहीं था, बाद में नियंत्रण 1866 में जोड़ दिया गया। और ये देखिए तो उसी प्रकार से सारे इन कर्तव्य जो होता था, देख रेख कार्य करते थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद मुख्य रूप से परिवर्तन देखने को कब मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1919 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम आता है, उसमें इस पोस्ट को वैधानिक मान्यता दे दिया जाता है। यानी को पता होगा 1919 का अधिनियम है, इसके बाद जो 1935 का अधिनियम आता है, तो इन सब चीजों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो 1919 अधिनियम में एक वैधानिक मान्यता देते हुए कि इस पोस्ट को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पोस्ट को देते हुए इस पद को जो आपको व्यवहारिक रूप में था उसको हटा करके एक स्वतंत्र पद के रूप में वैधानिक मान्यता दिया गया। कब दिया गया, तो 1919 में। अब देखा जाए दोस्तों तो 1935 में, तो 1935 में तो वैधानिक मान्यता मिल ही गया था। अब क्या था, 1935 का जब अधिनियम आता है, तो 1935 के अधिनियम में कहा जाता है दोस्तों कि जो पोस्ट है कंट्रोलर एडिटर जनरल का, इसमें उनके कर्तव्यों का, उनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या होता है, कर्तव्य हो गया, इसके कार्य हो गए, और इसमें कर्तव्य, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। और साथ में कहा जाता है दोस्तों कि उस समय जब भारत स्वतंत्र हो उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। आप लोग पढ़ते होंगे 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या न्यायपालिका नहीं थी, तो उसे कहा जाता था संघीय न्यायालय। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 1935 में चीजों का उल्लेख करते हुए इसको जो कंट्रोलर एडिटर का जो पद है उसको कहा गया कि आप संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसको वैधानिक मान्यता देते हुए उसकी कार्य शक्तियों का उल्लेख करते हुए उसको एक शक्ति प्रदान की गई। यानी केक के देखे तो नियुक्ति वगैरह के जो प्रावधान थे और उससे संबंधित जो शक्तियां थी सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें कहा जाता है दोस्तों संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय के जो व्यवस्था जो उस समय जो जज थे उनके जज के समान इनको सुविधा दिया गया है। कब दिया गया दोस्तों, तो 1935 के जब अधिनियम आया था तब। क्योंकि आप पढ़ते हैं 1935 के अधिनियम का ही भारतीय संविधान में 75% बोला जाता है। जो आपका संविधान 100% है तो 75% इसी अधिनियम से लिया गया है। तो यहाँ पर इस पोस्ट को लिया गया और ये पोस्ट में जो कार्य कर रहा था व्यक्ति वो सारा काम को कर रहा था। कब तक ये किया, तो आपको पता होगा 1947 आपका भारत जब आजाद होता है तब तक ऐसे ही चलते रहता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1947 के बाद हम देखते हैं कि 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है और लागू होता है। तो संविधान लागू होने के बाद एक जो पक्ष था एक वैधानिक मान्यता मिल गया, संवैधानिक मान्यता मिल गया
और साथ ही साथ में देखें दोस्तों तो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित हुआ, यानी कि किसी भी बाहरी दबाव के अंतर्गत ये कार्य अब नहीं करेगा। ये हो गया दोस्तों इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग संविधान में आ गए और संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है उसको समझेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक पोस्ट ही है जो संवैधानिक है, साथ में स्वतंत्र है, यानी किसी भी बाहरी दबाव से एक कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो भारतीय संविधान में उल्लेख करते हुए भाग 5 आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसको वीवीआई करके याद रखेंगे। वो तो हो गया आपका जो मेंस लिखेंगे उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन आएगा अब यहीं से शुरुआत होती है। तो आप हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भाग जो 5 है उसमें आर्टिकल 148 से 151 में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो 148 में यह कहा गया कि भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये कहा गया 48 में, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी केक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। साफ साफ क्वेश्चन पूछता है तो आप साफ लिखिएगा तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसको तो हम बोलेंगे इसको इतना वीवीआई कर लीजिएगा कि हर एग्जाम में चाहे सबसे अगर इसमें से पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि केक का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो 148 में। अब 149 क्या कहता है दोस्तों, तो 149 कहता है आर्टिकल, ये कहता है कि इसकी कार्य और शक्तियों का, यानी केक जो होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कुछ कार्य होंगे, उनकी शक्तियां होंगी, तो कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें दोस्तों तो 150 आर्टिकल, 150 आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों कि संघ और राज्य की जो लेख प्रपत्र होंगे उसके विषय में उल्लेख किया गया है। लेख प्रपत्र कि कैसे तैयार किया जाएगा उसका लेख प्रपत्र 150 में उल्लेख है। और 151 आर्टिकल में उल्लेख है दोस्तों कि रिपोर्ट के बारे में है। इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रतिवेदन कर सकते हैं। अभी इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका 4 आर्टिकल जो वीवीआई करके हम बोलेंगे कि इसमें से सबसे वीवीआई आपका 148 है, इसको याद रखना है। तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख देखने का आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भारतीय संविधान लागू हो जाता है 1950 में। तो लागू होने के बाद आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य है जो बड़ा विवादित रहा है, जिसको सोल्यूशन अभी निकाला गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो था वो इसके अंतर्गत नहीं आता था। किसके अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, तो केगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, जो इनका लेखांकन का कार्य है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को 1958 ईस्वी में इसको भी शामिल किया गया। ये पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना होगा कि 1948 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। आप जेपीएससी मेंस लिखेगा दोस्तों तो इसको चैप्टर ये पूरा पढ़ना ही है आपको, इसीलिए थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। अब 1948 में 1958 में कह रहे हैं दोस्तों, 1958 में केक के अधीन कर दिया गया जम्मू कश्मीर को। इससे पहले जो था जम्मू कश्मीर केक के नियंत्रण में नहीं आता था, क्योंकि इसका नियंत्रण की अगर बात करें दोस्तों तो इसका भी अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिखता है। यानी कि केंद्र सरकार के आय व्यय का ब्यौरा सारा अगर देखें तो जो जांच पड़ताल करेगा एक ही करेगा। साथ में केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानमंडल है, यानी उन सारे जगह जहां पर विधानमंडल की व्यवस्थाएं हैं उनकी जांच पड़ताल करने का कार्य जो है वो केग ही करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 1948 में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। अब हम लोग बात करते हैं केग की संरचना की। केग की संरचना की अगर बात करें, थोड़ा समझिएगा इस पॉइंट को भी। केग की संरचना एकलीय होता है। केग जो पोस्ट होता है, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जिस पद पर आसीन है, वो मात्र एकलौता पोस्ट है, यानी कि इस पे मुख्य जो होते हैं उसका एक ही पोस्ट होता है और एकलीय संरचना है। लेकिन अब ये देखिए एकलीय संरचना है और ये व्यक्ति जो है आपके दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए तो राज्य में कैसे कार्य करेंगे कि राज्य का नियंत्रण जो है आपका जांच पड़ताल करने का काम है, आय व्यय से संबंधित जो आपका वित्तीय
जो सचिव निधि है उसमें जितना व्यय हो रहा है, इसमें से कितना घोटाला हो रहा है, सब चीजों को जांच यही करता है। तो ये कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखिए तो एक ये प्रावधान है, लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी इस विभाग के अधिकारी काम करेंगे वो विभागीय अधिकारी बोल सकते हैं, ये विभागीय अधिकारी ये सभी केग के अंतर्गत ही आते हैं, यानी केग के अधीन ही रहेंगे। साथ में अगर देखें दोस्तों तो राज्य में क्या होता है कि राज्य में अब मान लीजिए कि आपका आना है झारखंड, आना है आपका यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, कोई भी राज्य का उदाहरण ले सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तो वहां पर ये तो आदमी जाएगा नहीं क्योंकि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी बैठे हैं, तो वहां से कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि इन लोग जो होते हैं कंट्रोलर एडिटर जनरल जो होते हैं, वो एक एडिटर जो जनरल जो होते हैं वो अपनी अपने राज्य में मतलब राज्य के हिसाब से वो देख करके वहां पर अकाउंट जनरल का नियुक्ति कर देते हैं। अब अकाउंट जनरल जो होते हैं, थोड़ा समझिएगा, अकाउंट जनरल जो होंगे दोस्तों, ये जो अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, राज्य के सारा देख रेख ये करेंगे। अब ये अपना रिपोर्ट किसको दे देंगे, तो केग को देंगे, सीएजी को, यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल जो है उनको ये रिपोर्ट दे देंगे। तो कार्य कैसे करता है समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति जो है अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहीं से सारा कंट्रोल करता है और इसके जितने भी विभाग के अधिकारी होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे। और साथ में अगर देखें तो राज्यों को नियंत्रण करने के लिए, उनके वित्तीयों को जांच करने के लिए वहां पर अकाउंट जनरल की नियुक्ति कर देते हैं। अकाउंट जनरल जो होते हैं ये सारा चीज किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो केग के अधीन ही काम करते हैं। और केग जो होता है ये अपनी रिपोर्ट, अकाउंट जनरल जो रिपोर्ट होता है इनका सारा देख रेख और जांच पड़ताल करने का जो काम होता है वो आपका केग के द्वारा ही किया जाएगा। अकाउंट जनरल का पोस्ट अपने सुविधा के लिए लोग सृजित करते हैं और वहां पर अपॉइंटमेंट करके छोड़ते हैं। तो इसकी संरचना हो गई कार्य करने की। अब हम बात करेंगे आगे नियुक्ति, कार्यकाल एवं पद मुक्ति। इनकी जो नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो केग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बहुत आसान, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको समझिएगा कि राष्ट्रपति जो होंगे क्या स्वतंत्र से नियुक्ति करते हैं, तो नहीं, इनके पीछे कैबिनेट का हाथ होता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनकी हाथ होता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होता है, इसको भी समझिएगा। तो ये उल्लेख जो है 1960 में देखने को मिलता है, 1860 में, क्योंकि 1860 में जो केग का प्रावधान था वो सारा कुछ इसी आधार पर है, उसको थोड़ा परिवर्तित रूप को अपनाया गया है। क्योंकि वहां पर भी देखिए तो राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है नियुक्ति होता था, लेकिन उस मनोनीत जो होता था, माने नामित जो होता था वो व्यक्ति, वो किसके द्वारा होता था, तो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो यहाँ पर भी देखें तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं अभी भी, लेकिन इसके पीछे कैबिनेट का हाथ होता है, कैबिनेट मंत्री का हाथ होता है। मुख्य रूप से वहां पर देखिए तो जो होता है आपका मुख्यमंत्री जो होता है उसकी, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी यहाँ पर हाथ होती है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही बोलना चाहिए कि इसको अंदरूनी बात से उसको नामित किया जाता है, लेकिन नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इसको आगे बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने पर अगर व्यक्ति अपना जो है कार्यकाल कितने दिनों के लिए नियुक्त होता है, क्या क्या प्रोविजन है, अब इसको जानते हैं। तो ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे और कितने अवधि के लिए होंगे दोस्तों, तो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, इसको याद बोलिए आप 65 वर्ष। इसमें से देखिए दोस्तों तो जो पहले पूरा हो, जो पहले पूरा हो, इस दिन तक आप आसीन रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र पर इस पोस्ट को आसीन करता है तो 56 साल में वो रिटायर हो जाएगा 6 साल बाद। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका 62 साल में नियुक्त होता है तो आप ये कितना कार्यकाल रहेगा, तो मात्र वो कितने दिन करेगा दोस्तों, तो 3 साल करेगा, क्योंकि इसमें 62 + 3 आपका हो जाता है 65, यानी कि 65 साल से अधिक नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, और 6 वर्ष से आप अधिक दिनों तक इस पद पर नहीं आसीन रह सकते हैं। इसका जो है दोस्तों तब क्या है कि इसको जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो इसके द्वारा एक शपथ लिया जाएगा। जो शपथ जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो शपथ का प्रतिज्ञान दिया गया है अनुसूची 3 में, तो अनुसूची 3 में जो दिया गया है वही अनुसूची 3 के प्रावधानों को इनके द्वारा भी शपथ लिया जाता है।
तो शपथ का प्रतिज्ञान जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं, उसी प्रकार इनको भी शपथ का प्रतिज्ञान दिया हुआ है अनुसूची 3 में। उन्हीं को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं और इतने दिनों तक ये पद पर आसीन रहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि हटेंगे कैसे? भाई मान लीजिए कि इनका इच्छा हो गया कि इनको हटाया जाए, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इनको कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको हटाने के लिए देखिए दोस्तों, तो आपको पढ़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ाया है, वहां से आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी सदन के द्वारा इसको जब लाया जाता है तो वहां पर इसकी अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही उसको पेश किया जाता है। और अध्यक्ष की स्वीकृति के लिए आपको पता होगा 100 सदस्यों का आपको प्रस्तावित होना चाहिए। लोकसभा में अगर राज्यसभा में पेश करते हैं तो 50 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होते हैं। तो इसको हटाया कैसे जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही केग को इस पद से हटाया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे के समान इनको हटाया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। लेकिन ये क्या होता है कि अब क्या, एक मान लीजिए कि इनका इच्छा हो कि हम 2 ही साल काम करेंगे, 2 साल के बाद हमको काम नहीं पड़ रहा है, या कैंसर हो जाता है, कोई और बीमारी हो जाता है जिसके कारण इनको पद छोड़ने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है स्वेच्छा से अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। जो व्यक्ति इसको नियुक्त किया है राष्ट्रपति, और उन्हीं को त्याग पत्र के रूप में देंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। इसको नियुक्ति किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कितने दिनों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो 6 साल या 65 वर्ष के लिए, दोनों में से जो पहले पूरा हो उतने दिन के लिए। अब यहाँ पर इसको देखें दोस्तों, एक चीज इनमें और देखा जाता है कि ये जो व्यक्ति होंगे अब रिटायर होने के बाद, आप भले ही 56 साल में रिटायर हो गए हो, 58 में रिटायर हो गए हो, या 65 में हो गए हो, आपको रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी पोस्ट पर आप लाभ के पद पर पुनः आसीन नहीं हो सकते हैं। यानी त्याग पत्र देने के बाद, ना आप त्याग पत्र देने के बाद या आपके समय अवधि पूरने के बाद जब आप इस पद को छोड़ते हैं, तो वैसी स्थिति में आप किसी भी सरकारी पद के रूप में दोबारा चयनित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दोबारा सरकारी जो पद होगा नहीं लेना है, यानी कि इस पर आप नियुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये होगा दोस्तों इसके नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। इसको भी वीवीआई करके याद रखिएगा। नियुक्ति किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा लेते हैं, जो अनुसूची 3 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के शपथ जो दिया गया वही शपथ भी लेते हैं। साथ में इनकी जो अवधि होगी तो 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरे उसके आधार पर अपने कार्यकाल को निर्धारित करते हैं। इसके बीच में भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं स्वविवेक से। और वो त्याग पत्र किसको देंगे? तो जो व्यक्ति इनको नियुक्त किए हैं, यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। ये बात है कि सोच रहे होंगे कि हम त्याग पत्र दे करके कहीं का राज्यपाल बन जाएगा, चाहे कोई दूसरे पोस्ट पर हम आसीन हो सकते हैं, तो उनको ऐसा पद नहीं दिया जाएगा। संवैधानिक पद आपको कोई भी अब नहीं मिलेगा। यानी कि आप जब दोबारा सोचेंगे किसी और पद पर जाने के लिए, तो आप वहां से नहीं ले सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रावधान का रिटायर होने के बाद कोई भी पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, यानी कोई भी सरकारी लाभ के पद आप नहीं ले सकते हैं। ये सारा प्रावधान इसमें उल्लेख है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अब अगला जो पॉइंट हमारा है दोस्तों की कार्य एवं शक्तियां। क्या कार्य है इनका? थोड़ा पेन अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों। तो कार्य एवं शक्तियां की अगर बात करें तो कार्य इनका क्या है? तो कार्य है दोस्तों कि राज्य एवं केंद्र तथा वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानमंडल हो, उन सभी की आय व्यय को जांच करना। यानी आय व्यय जो आपका वित्तीय जो है, संचित नीति है, लोक लेखा नीति जो होता है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो आपके और इससे संबंधित जो व्यय होंगे, जहां से आप खर्चे करते हैं, जो संसद द्वारा आवंटित राशि होती है, जो विधायकों को राशि आवंटित होती है, उन सारी चीजों को जांच करने का अधिकार रखते हैं।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लोक लेखा निधि हो गया, संचित निधि हो गया, इन सभी चीजों को जांच करने का काम करते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, तो व्यय एवं आय की जांच किसका व्यय होगा दोस्तों? संचित निधि, संचित निधि। साथ में देखें तो लोक निधि, इन सभी चीजों के, ये हो गया दोस्तों राज्य में भी और केंद्र में भी, ये दोनों जगह इसको जांच करेंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग है, साथ में उसी जगह चीजों को भी ये चेक कर सकते हैं जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो। यानी इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि ऐसे विभाग को भी, चाहे वैसे संस्था को भी ये जांच कर सकता है जो सरकार के अनुदान पर चलते हो। साथ में अगर देखें दोस्तों तो उन सभी विभागों की जांच कर सकते हैं जो राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे जांच करने के लिए उस चीजों को नामित करे या चिन्हित करे। ये सब चीजों को जांच करने का काम करते हैं। तो इसका मुख्य कार्य एवं शक्तियां यही है दोस्तों। और साथ में देखें तो जो अपनी जांच जो होती है, तो जांच का जो रिपोर्ट होता है, आप आर्टिकल पढ़े हैं दोस्तों, ये बताए थे 151, ये जांच की, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये जांच की रिपोर्ट जो होंगे वो केंद्र सरकार के जो जांच का रिपोर्ट होगा वो कहाँ देंगे? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो रिपोर्ट होगी वो किसको देगी? तो राष्ट्रपति किसी अपना जो कैग होगा, ये किसी भी चीज का जांच का रिपोर्ट जो होंगे राष्ट्रपति को केंद्र सरकार में। और अगर राज्य सरकार में बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल, राज्यपाल को अपना रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट अगर देखें दोस्तों तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ ले जाएंगे? तो संसद में ले जाएंगे। तो उसके संसद के समक्ष उसको पेश करवाएंगे और राज्यपाल उसको कहाँ पेश करवाएंगे? तो विधानमंडल में पेश करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो संसद के द्वारा जो पेश किया गया रिपोर्ट है, तो इसमें अगर कुछ अड़चने आती है जिसको समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में लोक लेखा समिति, आप पढ़ते होंगे कि एक मतलब संसद की विधानमंडल में नहीं चीजें प्रावधान है। तो वहां पर देखिए दोस्तों तो एक लेखा निधि होती है, समिति जो होती है सभी चीजों को जांच पड़ताल करती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो राष्ट्रपति है उस चीजों को कहाँ देंगे? संसद पटल पर रखवाएंगे। उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो कहाँ पर रखेंगे? विधानमंडल में रखवाएंगे। अब कोई चीजों को समझ में नहीं आता तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट होंगी लोक लेखा निधि में देखा जाएगा। लोक लेखा समिति के पास भेज दिया जाएगा और लोक लेखा समिति इस चीजों को समझेगा अच्छे से और बाद में दोनों केग और लोक लेखा समिति जो होंगे वो अपने एक निष्कर्ष निकाल करके फिर इसको संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। एक प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपको नहीं जाना है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो केग होगा रिपोर्ट किसको देगा? तो केंद्र में राष्ट्रपति को देगा, राज्य में राज्यपाल को देगा और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाएंगे और राज्यपाल जो है विधानमंडल के समक्ष इस रिपोर्ट को रखवाएंगे। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, इक्कीस अनुच्छेद में उल्लेखित आर्टिकल 151 में उल्लेख किया गया है। तो मुख्य रूप से इनका यही काम होता है। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तीन की वर्तमान में केग ने क्या क्या ऐसे चीजें किया है, तो अब वर्तमान की विवादित विषय रहा है दोस्तों। आपको पता होगा कि 2008 ईस्वी में आप देखे होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत चर्चे में रहा था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें जो था वो कोई भी चीजों का, सरकारी चीजों का जब बेचा जाता है दोस्तों तो नीलामी होती है। अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में हुआ था कि पहले आओ और पहले पाओ। तो पहले आओ पहले पाओ में हुआ कि कोई व्यक्ति शुरू में ऑनलाइन किया, तुरंत उसको परचेज करता है, तो 5 रुपया में अगर पहले ही दफा खरीद लेता है तो 5 रुपया में पता चला कि 5 करोड़ ने पूरा कोल इंडिया को खरीद लिया, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र को खरीद लिया। जबकि आपके जो प्रावधान है वो नीलामी का प्रावधान ये है कि जो सबसे ज्यादा देगा उसी को नीलामी किया जाएगा। यानी टेंडर जो सबसे ज्यादा भरेगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट उसको देगा, जब से बोली ज्यादा लगाएगा उसी को टेंडर मिलता है। लेकिन यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था कि पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम था। एक बोला जाता है कि इसको केग के द्वारा जांच पड़ताल किया गया और केग ने इसको उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर वास्तविकता से अगर इसको बेचा जाए तो इसके अनुमानित राशि बताया गया 1,70,00,000 1,70,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में। इसकी जो खुलासा है क्यों किया था, तो केग के द्वारा ही किया गया था।
तो यानी कि आप इसके नजरों से बच नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आप सुने होंगे आपका कॉमनवेल्थ घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था 2010 में। इसके घोटाला के बारे में आप लोग भी सुने होंगे। 2012 में आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि कोयला घोटाला। तो ये सब चीजों के जो उल्लेख है आपका केक के द्वारा ही किया गया है। तो टोटल यही प्रावधान थे दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर के आऊंगा और हो सके तो पॉलिटिकल ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको भी कंटिन्यू करते हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, अब कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।